जोहार साथियों, आप सभी का सिविलियंस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास को देख रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे भारत में, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए समान रूप में उपयोगी होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो आज का टॉपिक है 16 महाजनपद। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले वीडियो में देखे थे कि राजनीतिक और धार्मिक बदलाव हम लोग को देखने को मिले थे उत्तर वैदिक काल के बाद। तो धार्मिक बदलाव तो हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसकी विशेषताओं को भी पढ़ा था, इसमें क्या क्या हम लोग कदाचार निभाते हैं, ये सब सारी चीजों को हमने देखा था। और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने उन सभी पहलुओं को यहाँ पे देखा था। अब हम लोग यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन को देखते हैं कि किस प्रकार राजतंत्र में बदलाव आ रहे थे, क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव आ रही थी, और किस प्रकार एकजुट होकर लोग एक राजतंत्र स्थापित कर रहे थे या फिर एक महाजनपद का निर्माण कर रहे थे। देखिए, महाजनपद का आशय है, ये दो वर्ड से बना है, महा और जनपद। तो जनपद जो है ये छोटी इकाई है, और जब जनपद अपना विस्तार करता है, क्षेत्रीय विस्तार करता है, तो ये महाजनपद कहलाता है। ठीक है, अगर कहें उस समय जो राजतंत्र था उसका विस्तार जो था वो एक छोटे जगह पे था। ठीक है, और मान लीजिए ये यहाँ पे कोई एक नायक होगा, उसने यहाँ पे अटैक करके इसको भी अपने वंश में या क्षेत्र में मिला लिया, तो इस तरह करके इन्होंने अपनी एक परिधि बनाई और इसको महाजनपद का नाम दिया। तो हम लोग प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में टोटल 16 महाजनपद में ये विभाजित थे। क्या क्या थे, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये 16 महाजनपद के नाम और इनकी राजधानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुरु महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी कहां थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। तो ऐसा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 16 महाजनपद के नाम दिए गए हैं, इसकी अवस्थिति भी मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अंग महाजनपद, जो कि आपका राजधानी चंपा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा महाजनपद देखने को मिलेगा अस्मक, जिसकी राजधानी आपको पैटर्न या पोटन देखने को मिलेगी। यहाँ पे अवंती, जो कि आपका उज्जैनी, जो कि आपका माहिष्मती, आप लोगों ने मूवी देखा होगा बाहुबली का, उसमें माहिष्मती का जिक्र है। हालांकि वो बहुत ज्यादा फिक्शन वाला मूवी था, लेकिन एक्चुअल में माहिष्मती साम्राज्य था, और वो उज्जैन के आसपास, जो वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश के जो एरिया है, वहां पे नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित था। तो इसका जो महाजनपद जो था वो अवंती था, और इसी की राजधानी माहिष्मती हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें आपका दो यहाँ पे भाग दिया गया है। हालांकि आपके प्रश्न में या तो उज्जैन ऑप्शन में होगा या माहिष्मती होगा। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन ना ले। चौथा आपका महाजनपद है गांधार, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जिसकी राजधानी तक्षशिला या पुष्कलावती ऐसा देखने को मिलता है। ये आपका बहुत कम ही बुक में देखने को मिलेगा, आपको ज्यादातर ये तक्षशिला देखने को मिलेगा। फिर आपका कंबोज, जो कि आपका हाटक या राजपुर राजधानी इसकी है। इसके अलावा मगध, जो कि आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे मगध से। ठीक है, आगे चलकर यही पूरे 16 महाजनपद को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी ये ग्रीवव्रज या फिर राजगृह थी। मत्स्य, जो अकेला राजस्थान का एक अकेला महाजनपद था, जिसका राजधानी आपका विराटनगर है। वज्जी संघ, जो कि आपका वैशाली इसका राजधानी था। इसके अलावा महाजनपद में आपका चेदीजम महाजनपद, जिसकी राजधानी सुक्तिमती। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। और कुरु, जो कि आपका इंद्रप्रस्थ राजधानी है। ये आपका महाभारत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है या फिर देखा भी होगा। ये मल्ल महाजनपद जो था, जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावा था। पांचाल महाजनपद, जो कि आपका कांपिल्य इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसमें भी दो भाग में डिवाइडेड है, एक आपका उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। हालांकि आपको कांपिल्य याद रखना है। सूरसेन, जो कि आपका महाजनपद था, जो कि आपका राजधानी कहाँ है इसका, मथुरा। इसके अलावा महाजनपद में आपका वत्स आ जाता है, जिसकी राजधानी आपका कौशाम्बी है। तो इसकी अब हम लोग अवस्थिति देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन सभी का नाम देख लिया, इनकी राजधानी देख ली। देखिए, इंपॉर्टेंट आपका इन सबका नाम और राजधानी है, इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका पूछा जाता है कि इनमें से कितने नंबर ऑफ महाजनपद बिहार में है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समरी बता देता हूं। बिहार में आपको टोटल 3 महाजनपद देखने को मिलेगा। कौन कौन, तो यहाँ पे आप अंग देख रहे हैं, दूसरा आप मगध देख रहे हैं, और तीसरा आपका वज्जी। ठीक है, ये 3 आपका जो है आपको बिहार में देखने को मिलेगा। अगर हम यूपी और दिल्ली ये अगर देखें मिला के, तो यहां आपको टोटल 8 महाजनपद देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। पहले जो कम है उसको दिखाता हूं।
इसके अलावा अगर आप राजस्थान की बात करें, एक सेकंड, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक जो कि आपका मत्स्य, ये देख लीजिए, और एमपी, ठीक है, एमपी के लिए आपको मैंने बताया अभी अवंती, ठीक है, यानी कि आपका माहिष्मती वाला जो एरिया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देख सकते हैं 8, 3, 11, 12, 13, ठीक है। इसके अलावा आप दक्षिण भारत में एक आपका देखने को मिलेगा जो कि आपका यहां पे अस्मक आपका है, ठीक है। और वर्तमान पाकिस्तान में आपको 2 देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, तो आपको देखने को मिलेगा गांधार और कंबोज, ठीक है। ये 2 आपको वर्तमान पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो ये जो डिवीजन है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी अवस्थिति अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नाम आपको याद होना चाहिए, इसकी राजधानी याद होनी चाहिए, कहां पे कितना अवस्थित है ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आपके मैप में आप देख सकते हैं अवस्थिति। अगर हम यहाँ बिहार की बात करें तो ये आप देख सकते हैं मगध वाला एरिया, अंग, ठीक है, और ये वाला एरिया आपका वज्जी वाला एरिया है, ठीक है। ये 3 अगर हम यहाँ पे गंगा नदी बनाएं, ठीक है, तो गंगा नदी के इस साइड, सॉरी एक मिनट, ये आपका, ठीक है, तो गंगा नदी के नीचे आपका मगध, अंग और ऊपर आपका वज्जी वाला एरिया, 3 यहाँ पे आपको बिहार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नीचे आपका दक्षिण भारत में अस्मक, ठीक है, ऊपर पाकिस्तान वाले एरिया में कंबोज और गांधार, और यूपी और दिल्ली मिला के आपको यहाँ पे 8 देखने को मिलेगा, जैसे कि कुरु हो गया, ठीक है, पांचाल हो गया, मल हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, है ना, वत्स हो गया, चेदी हो गया, कौशाम्बी हो गया, है ना। और अब यहाँ पे मत्स्य जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है, और ये जो उज्जैनी है यानी कि अवंती, ये आपका एमपी का एरिया पड़ गया। तो ये आपका टोटल 16 महाजनपद यहाँ पे आपको भारत में अवस्थिति भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए बस ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा कहां पे है, किसका राजधानी कहां पे था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बुद्ध काल में कुछ भारत में गणराज्य हुआ करते थे। गणराज्य का अर्थ आपको पता है, जिसमें स्वशासन होता है, प्रजा का शासन होता है। तो उस समय भी प्रजा का शासन हुआ करता था, और उसमें कुछ 10 आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे राज्य देखने को मिल रहा है, जिसमें से आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कपिल वस्तु आपको याद रखना है, कुशीनगर याद रखना है, वैशाली याद रखना है, ठीक है, और इसका जो राजधानी था वो आपको याद रखना है। तो वैशाली का आपका लिच्छवी हो गया, कुशीनगर में आपका मल्ल गणराज हो गया, कपिल वस्तु का जो शाक्य गणराज है ये आपको याद रखना है। तो ये 3 आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मिथिला का अगर आप याद रख सकते हैं तो विदेह, ये भी गणराज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ने देखा 16 महाजनपद का। 16 महाजनपद के बाद क्या होता है, मगध क्या होता है। देखिए मगध पहले एक महाजनपद था, उसके बाद ये साम्राज्य बनता है। कैसे बनता है, इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले तो इसकी भौगोलिक स्थिति। देखिए अगर हम वर्तमान समय में बिहार की बात करें तो अगर हम उसका एक चित्र बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये आपका गंगा नदी और ये आपका अंग का क्षेत्र पड़ गया, और ये मगध, ठीक है। तो मगध के साथ क्या था कोइंसिडेंस कि एक तो ये इसका जो राजधानी था, राजगृह, वो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ था, इसकी वजह से यहां पे अटैक करना मुश्किल था। दूसरा, छोटा नागपुर का पठार भी इसमें आता था, जिसकी वजह से इसको लौह खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते थे। इसकी वजह से इसके पास लोहा का भरमार था, और इसके वजह से इसके पास क्या था, हथियारों की बहुलता हुआ करती थी, और ये इसको हेल्प करता था दूसरे क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए। इन सब के अलावा छोटा नागपुर के पठार से इन्हें हाथियों का अनुदान मिलता था, या हाथी मिलते थे, जिससे इन्हें युद्ध में एक डोमिनेंट ऑप्शन मिलता था कि वो हाथियों के द्वारा क्या करते थे कि वार करते थे और युद्ध में आराम से जीत जाते थे। तो यहाँ पे इनको जो भौगोलिक स्थिति था, इसके वजह से ये मगध जो है 16 महाजनपद में उभर कर आया, और कहीं ना कहीं सब पे अटैक करके सबको अपने साम्राज्य में मिलाकर एक बड़ा वृहद साम्राज्य बनाने में सफल हो पाया। तो हम लोग उसी को देखेंगे कि ये किस तरह से आगे बढ़ा।
इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इसका जो आगे आने वाला जो वंश था, ठीक है, जितने भी इसमें राजवंश आए वो काफी प्रतापी राजवंश आए, उसमें जितने भी राजा महाराजा आए वो भी काफी प्रतापी आए, है ना। और यहां से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके बाद से जितना भी इतिहास है ज्यादातर आपका कहानी है, ठीक है। तो यहां से अब आपको क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वंश किसके बाद आया, कौन सा वंश उसके बाद आया, इनमें से कौन सा वंश था जो पहले आया या बाद में आया या क्रम में सजाए। तो ज्यादातर अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको यहां से जो वंश जितने भी आते गए उनका क्रोनोलॉजी या ऑर्डर आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मगध का जो साम्राज्य का विस्तार हुआ उसमें कौन कौन से वंश का हाथ था या कौन कौन सा योगदान था। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश देखते हैं, फिर शिशुनाग वंश देखते हैं, नंद वंश देखते हैं, मौर्य वंश देखते हैं, सुंग वंश देखते हैं और फिर कण्व वंश देखते हैं, जिसमें से आपको ये पहला 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने नाम है वो इंपॉर्टेंट है और इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको बारी बारी से अभी बताऊंगा। तो आपको यहां पे फिर से याद रखना है क्या क्या, तो आपको यहीं से याद कर लीजिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और कण्व वंश। फिर से एक बार देख लीजिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और कण्व वंश। तो यहाँ पे हम लोग मगध के राजवंशों का यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन से राजा किस वंश से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे हम लोग हर्यक वंश को सबसे पहले देखते हैं। तो हर्यक वंश में सबसे पहले बिंबिसार आते हैं, उसके बाद फिर अजातशत्रु आते हैं, उसके बाद उदयन आते हैं और सबसे अंतिम शासक जो हर्यक वंश के थे वो नागदशक आते हैं। देखिए, इन सब की कुछ कुछ अपनी विशेषताएं थी। इन्होंने अपने राज प्रसार के लिए या फिर अपने क्षेत्रीय प्रसार के लिए बहुत सारे योगदान दिए। बिंबिसार की बात करें तो इनका एक वैवाहिक नीति बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जो अलग अलग महाजनपदों में इन्होंने विवाह किया और बदले में या फिर उपहार के स्वरूप इन्होंने अलग अलग स्थानों को लिया था और वहां पे अपना प्रशासन चलाया था। इसी तरह अजातशत्रु ने भी इस तरह का रणनीति अपनाया और उदयन और नागदशक इन सभी ने इसी तरह का कुछ कुछ रणनीति अपनाया। हालांकि अजातशत्रु जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र और कह सकते हैं आतंकी राजा में आते हैं, जिन्होंने अपने पिता का हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया और बाद में क्षेत्रीय प्रसार में बहुत ज्यादा युद्ध की नीति अपनाई थी। उदयन ने भी उसी प्रकार युद्ध की नीति अपनाई थी और नागदशक जो थे उन्होंने भी युद्ध की नीति और समेकित नीति दोनों मिला जुलाकर, है ना, अपने वंश को या फिर अपने क्षेत्रीय प्रसार को आगे बढ़ाया था। आगे बात करें शिशुनाग वंश की, तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। देखिए, आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, आपको ये नाम याद रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, जेएसएससी में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ देता है डायरेक्ट कि बिंबिसार के बाद कौन सा शासक आया था या फिर हर्यक वंश में इनको क्रम में सजाए। तो आपको ये याद रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ठीक है। इसके बाद जो है कौन सा वंश आता है, तो शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश में कौन कौन सा आपका शासक आते हैं, तो सबसे पहले शिशुनाग, उसके बाद फिर कालाशोक और फिर महानंदी। शिशुनाग वही थे जिन्होंने अपना राजधानी जो है वो वैशाली ट्रांसफर किया था, ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। इन्होंने वैशाली ट्रांसफर किया था अपना जो राजगृह, यहाँ पे तो सबसे पहले राजगृह था। राजधानी मगध की राजगृह थी, उसके बाद फिर शिशुनाग ने इसे वैशाली ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ पे उदयन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले पटना या फिर तत्कालीन उस समय में पाटलिपुत्र, एक मिनट, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और वहां इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी और उसे राजधानी भी बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी अपना बनाया था, शिशुनाग ने वैशाली को बनाया था। तो ये सब चीज इनके बारे में आपको फैक्ट याद रखना है। कालाशोक इसके बाद आते हैं, शिशुनाग के बाद, और उसके बाद कौन आते हैं, तो महानंदी आते हैं। उसके बाद नंद वंश का समय आता है, जिसमें सबसे पहले शासक होते हैं महापद्मानंद और इसके बाद जो होता है धनानंद। यही धनानंद है जिसका हत्या करके या फिर राजगद्दी से हटाकर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है या मौर्य वंश का स्थापना होता है, जिसका स्थापना कौन करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको शासक का नाम और उसका ऑर्डर याद रखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। कुछ कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो सारा फैक्ट भी आप देख लीजिए।
बाकी आपको बहुत सारा कहानी देखने को मिलेगा, बहुत सारा आपको उसमें फैक्ट देखने को मिलेगा बहुत सारे बुक में, लेकिन वो सब आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य जो है अपनी राजनीति आगे बढ़ाती है ना। आगे हम लोग मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक, जैसे कि मैंने बताया कि वहां पे धनानंद को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो यहाँ पे वही हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका अंतिम शासक कौन होता है, तो बृहद्रथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसका एक समरी देखते हैं कि कौन कौन सा शासक मौर्य काल में आपका देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, जिसको हम लोगों को फिर से डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद दशरथ, फिर संप्रति, सलीशुक, देववर्मन, शतधनवन और बृहद्रथ, जो कि आपका अंतिम शासक होता है मौर्य वंश का, ठीक है। तो ये आप शासक का नाम याद रखेंगे। ये शासक का नाम आपको फिर वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में आपका पूछा जा सकता है कि कौन किसके बाद आया था, ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, फिर दशरथ, संप्रति, फिर सलीशुक, देववर्मन, शतधनवन और बृहद्रथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने अपना जीवन तो युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार में बिताया, लेकिन अंतिम समय में इन्होंने जैन भिक्षु जो भद्रबाहु थे उनके द्वारा क्या हुआ कि जैन धर्म की शिक्षा ली और अपने आप को जैन धर्म में समर्पित कर दिया। आगे जब हमने देखा था कि बिहार में एक अकाल पड़ा था जिसकी वजह से जैन धर्म में जो भद्रबाहु थे उन्होंने अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक प्रस्तावित किए थे। तो उसी समय भद्रबाहु के साथ ये भी कर्नाटक के बेलगोला में अपना निवास स्थान बनाए थे और वहीं पे इन्होंने संलेखन पद्धति के द्वारा, जिसमें ऐसा माना जाता है कि बिना खाए पिए आपको अपना जीवन त्याग करना होता है, तो उसी विधि के द्वारा यहाँ पे 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। तो इन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था, तो श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और इन्होंने भद्रबाहु के साथ जो है वो प्रस्थान किए थे कर्नाटक के लिए। तो ये तीन चीज इनके जीवन में महत्वपूर्ण, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनका जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य, वहां पे कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए और उनका कुछ लिखित साक्ष्य भी मिलता है जिसमें आपका कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे, ठीक है। विदेशी आक्रमण जो कि आपका मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो सिकंदर का नाम आता है। आप लोग सिकंदर के बारे में जानते होंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के साथ उनका एक आक्रमण या फिर एक जंग हुआ था जो कि आपका यहाँ पे 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने, उनका जो सेनापति था सेल्यूकस, उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आप ये नाम याद रखिएगा, मेगास्थनीज, जो कि आपका बाद में इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखता है जिसमें हमें उस समय के पूरे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। और ये कौन था, तो सेल्यूकस ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस कौन था, तो सिकंदर का सेनापति था। तो आपको ये सिकंदर के बारे में ये फैक्ट याद रखना है, ये बार बार पूछे जाने वाला फैक्ट है, हमने इसे इसीलिए ऐड किया है। हालांकि सिकंदर के बारे में बहुत सारी कहानी है, इसमें बहुत सारा फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट बार बार जेएसएससी पूछता है, इसलिए मैंने ये फैक्ट यहाँ पे आपको डाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेगास्थनीज के अनुसार क्या क्या वो इंडिका में लिखता है, तो इसमें भी मैंने एक यहाँ पे समरी डाल दिया है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेगास्थनीज के अनुसार क्या है कि मौर्य सम्राट का नाम क्या था, तो सेंडोकोटस था। इन्होंने मौर्य सम्राट का नाम क्या दिया था, तो सेंडोकोटस दिया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी इन्होंने क्या बताई थी, तो पोलीव्रोथा बताई थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पोलीव्रोथा। सोना निकालने वाली चीटियों का जिक्र किया गया था। कहने का मतलब है कि मौर्य साम्राज्य में सोने की बहुलता थी। इस बात का जिक्र इन्होंने कैसे किया है, तो सोना निकालने वाली चीटियों के माध्यम से किया गया है। यहां पे दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि वे सिकंदर जिस जगह से बिलोंग करते थे वहां पे दास प्रथा बहुत ज्यादा क्रूरता से अपनाई जाती थी। हालांकि हमारे भारत में उस वक्त दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, इसलिए इन्होंने इस चीज को बताया कि दास प्रथा यहाँ पे प्रचलित नहीं थी। लेखन कला का अभाव था। कहने का मतलब है कि उस वक्त तक भारत में इतिहास लेखन का प्रचलन नहीं था, तो इस चीज को इन्होंने यहाँ पे दर्ज किया है। और भारत में अकाल नहीं पड़ता था। हालांकि ये चीज थोड़ा अतिशयोक्ति कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा कि जैन भिक्षु जो बौद्ध भद्रबाहु थे उन्होंने अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक प्रस्थान किया था, क्योंकि 12 साल का बड़ा अकाल पड़ा था। तो कुछ कुछ चीजें तो आपका मेगास्थनीज के बुक में, इंडिका में बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, क्योंकि
ऐसे भी लेखक का काम है बढ़ा चढ़ाकर लिखना और फिक्शन डालना उसमें, ताकि जो लिखावट हो या जो कलाकृति बने, जो पुस्तक बने, वो थोड़ा पढ़ने में मजेदार हो। तो यहाँ पे सब चीज तो सटीक नहीं था, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज था जो आपका फैक्चुअल डाटा है और आपको याद रखना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि मौर्य सम्राट का क्या नाम था, तो सेंडोकोटस था। राजधानी कहाँ बताई गई थी, तो पोलावुरथा में बताई गई थी। सोने का जिक्र किया गया है, यानी कि उस समय सोने का बहुलता था, इस बात का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट शासक अशोक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अशोक, उससे पहले कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि मैगस्थनीज के अनुसार और क्या क्या उन्होंने अपने बुक में लिखा। तो भारत में कितनी जातियों का विवरण था उस समय, तो उन्होंने बताया कि 7 जातियों का उस समय विवरण था। क्या क्या था, तो दार्शनिक, फिलोसफर जिसको कहते हैं, ठीक है, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। हालांकि ये भी बढ़ा चढ़ाकर ही कहा जाने वाला चीज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि सभी को 4 भाग में बांटा गया था। कौन कौन से 4 भाग, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दार्शनिक वाला पोर्शन तो मान सकते हैं कि ब्राह्मण वाला जो भाग था वो पढ़ाई लिखाई करते थे उस वक्त, उनको पढ़ने का अनुमति था, तो ये दार्शनिक वाला कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे निरीक्षक, सभासद, तो यहाँ पे समाज को विभाजन में थोड़ा अतिशयोक्ति दी गई है, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे, जिनको हम लोग चाणक्य के रूप में जानते हैं। चाणक्य नीति बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे मॉडर्न एरा में, ठीक है। तो इनका नाम क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का, तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। इनके द्वारा एक यहाँ पे बुक लिखा गया था अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थशास्त्र यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें इकोनॉमिक्स का चर्चा है, इसमें मौर्य साम्राज्य के या फिर कहें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में उसकी राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके जो डिसीजंस या प्रशासनिक जितने भी नियम कानून थे, सब चीज की उसमें चर्चा है। तो ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस चीज का किताब है, तो ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड उसके राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक सभी इसमें विवरण दिए गए हैं। और अर्थशास्त्र में राज्य में जो शासन होता है उसके लिए 7 सिद्धांतों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। वो 7 सिद्धांत क्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहला सिद्धांत यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे समरी करके बता दिया है। हालांकि ये पूछेगा तो नहीं, फिर भी अगर पूछेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है। तो जो राजा है वो शीश के समान होता है, यानी राजा सर्वोपरि होता है, ठीक है। अमत्य जो होता है वो राजा की आंखें होती है। जनपद जो होती है वो राजा की जंघाएं होती है। दुर्ग जो होती है राजा की भुजाएं होती है। कोष जो होती है वो राज्य का मुख होता है। और दंड राज्य का मस्तिष्क होता है। और मित्र राज्य का कान होता है। तो ये 7 सिद्धांत है, ये 7 लोग हैं कह सकते हैं, या प्रशासन के 7 कुंजी हैं जिसके माध्यम से राज्य सही पूर्वक चलती है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि ये अगर 7 कुंजी आपके सटीक जगह पे है तो आपका राज्य बहुत अच्छे से चलेगा। अदरवाइज एक भी अगर इसमें डामाडोल स्थिति में है तो आपका राज्य जो है वो भी डामाडोल स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा अर्थशास्त्र के बारे में। आगे हम लोग अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने आप को देवताओं का प्रिय बताया था। इनके जो शिलालेख थे उसमें इन्होंने लिखवाया था कि ये देवताओं के प्रिय हैं, यानी कि वो अपने आप को देवता या देवताओं के प्रिय और अपने प्रजाओं को अपने पुत्र के बारे में समान मानते थे। इनकी जो जीवन थी उसके बारे में बात करें तो इनकी माता का नाम सुब्रदांगरी थी, पिता का नाम बिंदुसार था। देवता के प्रिय थे, इसलिए इनका जो प्रचलित नाम था वो देवानाम प्रियदर्शी था, जिसका मतलब होता है कि देवताओं से या फिर देवताओं के प्रिय। इनका राज्य अभिषेक जो था वो 269 ईसा पूर्व, और इनका जो अभिलेख में जो भाषा था वो प्राकृत भाषा था। कहने का मतलब है कि जितना भी अभिलेख इन्होंने लिखवाया था या गढ़वाया था वो प्राकृत भाषा का यूज करके इन्होंने लिखवाया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि अशोक का अभिलेख जो था वो किस भाषा में था, तो प्राकृत भाषा में था। आप अभिलेख सुनकर घबराइए नहीं, हम लोग अभिलेख के बारे में बात करेंगे, विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अभी बस ये समझ लीजिए कि अशोक एक राजा था जिन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, कई क्षेत्रीय विस्तार किए, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि उनका मन परिवर्तन होता है, वो युद्ध से अब दूर भाग जाते हैं और शांति की ओर जाते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने
शिलालेख या अभिलेख, शिलालेख या अभिलेख कहते हैं, जैसे आज के जमाने में अगर बात करें तो कोई रोड होता है या फिर कोई मॉन्यूमेंट होता है तो उसके सामने लिखा हुआ होता है कि इनॉग्रेटेड बाय दिस या फिर कंस्ट्रक्टेड बाय दिस, मतलब उनका नाम उनके बारे में लिखा जाता है। तो यही था, राजा का एक अभिलेख हुआ करता था, उसके बारे में राजा का क्या क्या खासियत था या राजा क्या अनुदेश देते थे या प्रजा को क्या आदेश देते थे वो लिखा होता था। तो यही सिंपल सा मतलब है अनुलेख का, सॉरी अभिलेख का, ठीक है। तो ये अभिलेख जो होता था उसकी भाषा क्या होती थी, प्राकृत भाषा होती थी। लिपि क्या होती थी, तो लिपि इसमें बहुत सारी लिपियां इसमें यूज की गई थी, जगह जगह के अनुसार उनका जहां पे जो लिपि चलती थी उस हिसाब से यहाँ पे लिपि यूज की गई थी। तो ब्राह्मी लिपि यूज की गई थी, खरोष्ठी लिपि यूज की गई थी, अरामाइक लिपि भी थी और यूनानी लिपियां भी इसमें यूज की गई थी। अशोक का जो नाम है ये किस अभिलेख में आपको मिलता है, कहने का मतलब है कि अशोक कोई राजा था ये कैसे पता चला, तो इनके अभिलेख से पता चला। और किस अभिलेख में अशोक का जिक्र है, तो यहाँ पे मस्की, ठीक है, गुर्जरा, नेतुर, ठीक है, और उदय गोलम के जो अभिलेख थे वहां पे इनका नाम वहां पे उल्लेखित है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, देखिए ये तो हो गया अशोक के बारे में। अब आपको याद क्या क्या रखना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभिलेख की भाषा प्राकृत, अभिलेख की लिपि, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको पूछ दे कि इनमें से कौन सी लिपि यूज नहीं की जाती थी, क्योंकि बहुत सारा है, जो एक है उसको आपको याद रखना है। और अशोक का नाम किसमें उल्लेखित है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके अभिलेखों के बारे में। अभिलेख तो मैंने जैसे बताया कि उनके द्वारा गढ़ा हुआ कोई पत्थर या फिर कोई एक मॉन्यूमेंट जिसमें उनके बारे में लिखा गया या उनका कोई आदेश या अनुदेश होगा, ठीक है। तो हम लोग अभिलेख को आगे कुछ भागों में बांटते हैं, जैसे शिलालेख, ठीक है। शिलालेख कहने का मतलब है कि कोई एक पत्थर गाड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ बयान दिया था या फिर उन्होंने कुछ आदेश दिया था, उसको वहां पे लिख दिया गया। जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ पे एक पत्थर गाड़ दिया, ये एक रास्ता है, यहाँ एक पत्थर गाड़ा हुआ है, कहा गया कि इसके आगे कोई नहीं जाएगा बाय सिविलियंस, ठीक है। तो सिविलियंस कह रहा है कि इस रास्ता के आगे कोई नहीं जाएगा, तो ये सिविलियंस के द्वारा एक अभिलेख हो गया। अब आज से हजारों साल बाद अगर ये पत्थर को उठा के देखा जाएगा तो सिविलियंस का नाम देखा जाएगा, तो पता चलेगा कि अच्छा सिविलियंस कह के भी एक संस्था थी और उनका क्या कहना था कि इस रास्ता के आगे कोई नहीं जाएगा। हालांकि इस रास्ता के आगे क्यों नहीं जाएगा ये तो मनगढ़ंत कहानी हो गई। अब यही चीज आ जाता है यहां पे कि शिलालेख और अभिलेख जो होता है उसमें लिखे हुए चीजों से हमें उस तत्कालीन समय में क्या चीज चल रही थी ये तो नहीं पता चलता है। हाँ, बस ये पता चलता है कि हाँ अशोक बोल के एक राजा था, उन्होंने क्यों कहा, उस समय क्या परिस्थितियां चल रही थी, ये सब उसमें उतना पता नहीं चलता है। इसलिए ये जो अभिलेख शिलालेख होता है, ये जो साक्ष्य होता है, इसे हमें उतना ज्यादा मान्यता नहीं प्राप्त होती है और उतना ज्यादा हम लोग इसको तवज्जो भी नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग उसके जो स्क्रिप्ट है या फिर उस समय कोई पुस्तक हो उसको हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिलालेख होता है, उसके बाद स्तंभ लेख होता है और एक होता है गुहालेख। देखिए शिलालेख तो जैसे पत्थर मैंने बताया, स्तंभ जैसे आपने सुना होगा अशोक स्तंभ, जिसपे हम लोग का जो नेशनल एम्बलम है हम लोगों ने अशोक स्तंभ से लिया है, तो वो भी एक स्तंभ है, ठीक है। मान लीजिए चलिए ये एक स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा शेर बना हुआ है, 3 शेर है ना, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखवा दिया, तो ये स्तंभ लेख में आ जाएगा। ये आपका शिलालेख यानी कि एक कोई पत्थर या कोई दीवार ये शिलालेख में आ जाएगा। और गुहालेख क्या होता है, कोई एक गुफा है, जैसे बिहार की बराबर की गुफाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बराबर की गुफा। आपको शायद याद होगा मैंने बताया था कि सबसे पहले गुफा चित्रण या गुफा में कोई अभिलेख मिला था, कहां पे मिला था याद कीजिए, क्योंकि प्राचीन इतिहास में ही मैंने आपको पढ़ाया है, आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें सबसे पहले क्या मिला था, तो गुफा का अभिलेख मिला था। यहाँ पे आपका गुफा का अभिलेख कहने का मतलब है कि गुफा में बौद्ध धर्म के बारे में या अशोक के बारे में वहां पे लिख के उनकी महानता के बारे में वहां पे दर्शाया जाता था। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बराबर की गुफाएं हैं, ठीक है। अब देखिए शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख जो है ये हम लोगों को कहां कहां से मिली है, कितनी मिली है और अभी वर्तमान स्थिति में वो कहां पे है, ये सब चीज हमें जानना है और याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम लोग शिलालेख की बात करें तो इसमें 2 पार्ट आता है, एक सॉरी एक दीर्घ शिलालेख आता है, एक लघु शिलालेख आता है। तो दीर्घ शिलालेख टोटल 14 मिला है
और कितने स्थान से मिला है? 10 स्थान से मिला है। याद रखिएगा, दीर्घ शिलालेख टोटल 14 मिला है और 10 स्थान से मिला है। संख्या 14 और स्थान 10, ठीक है। स्तंभ लेख टोटल कितना मिला है? 7। कहां कहां से मिला है? तो लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग और संकिसा से, ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, कहां से प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है और अभी वर्तमान में कहां पे है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, दिल्ली टोपरा, तो पहले टोपरा में था, फिर दिल्ली आ गया, मेरठ में था, फिर दिल्ली आ गया, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो 14 शिलालेख थे, तो 14 शिलालेखों में क्या क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या क्या वर्णन है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो शिलालेख है, आपको ये पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा, इसलिए ये आपको याद रखना है। सबसे पहले पहला शिलालेख में क्या लिखा है कि जीव हत्या का निषेध, यानी जीव हत्या नहीं करना है। ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक भी लग रहा है, क्योंकि अशोक जैसा सम्राट जिन्होंने इतना बड़ा कलिंग वॉर जीता, इतना बड़ा कत्लेआम किया, उन्होंने बाद में क्या लिखा? तो जीव हत्या नहीं करना है। आगे दूसरा वाला जो शिलालेख है, इसमें चोल, पांडे, सत्यपुत, केरलपुत, ताम्रपर्णी, यवन राजा और एंटियोक और उसके पड़ोसी राज्यों में मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। इसी तरह तीसरा शिलालेख जो है, जो युक्त और रज्जुक प्रादेशिक जो 3 नए अधिकारियों थे, उनके बारे में बताया गया है। देखो, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये 3 अधिकारी हैं। ये अधिकारी कौन है? तो इन अधिकारियों का काम है सबसे पहले तो शिलालेखों का संरक्षण करना, और एक तरह से ये जो इसमें दिया गया है, जो भी बातें कही गई है, उसको पालन करवाना इन लोगों का काम था। तो इनके बारे में, ये इन अधिकारियों के बारे में तीसरे नंबर शिलालेख में यहाँ पे विवरण मिलता है। चौथा नंबर शिलालेख में क्या मिलता है? भेरी घोष धम घोष में बदल गया। भेरी घोष कहने का क्या मतलब है? जब युद्ध होता है तो आप लोगों ने सुना होगा भोपू बजता है, या फिर एक वाद्य यंत्र बजता है जिसको बजाने के बाद युद्ध स्टार्ट होता है, तो यही भेरी घोष होता है। तो भेरी घोष जो था, यानी कि युद्ध जो है, वो किस में बदल गया? धम घोष, यानी कि धर्म में बदल गया। यानी कहने का अर्थ है कि राजा का मन अब परिवर्तन हो गया, वो अब क्षेत्रीय विस्तार ना करते हुए बल्कि धार्मिक स्थिति में आ गया है, धार्मिक राह में आ गया है, अब वो धर्म को अपना लिया है। इसके अलावा अगर 5वां शिलालेख बात किया जाए तो राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी, इसमें यह लिखा है। हालांकि देखिए, सारा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए। 8वां देख लीजिए, अशोक द्वारा धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया गया, यानी कि अशोक जब धर्म यात्रा अपना शुरू किए थे, अलग अलग जगहों पे जाके धर्म का उपदेश दिए थे, या फिर अपने किसी को भेजे थे। जैसे कहा जाता है कि अशोक ने श्रीलंका भी अपने अनुयायियों को भेजा था, ठीक है, उन्होंने वहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। तो ये सब जो है 8वें शिलालेख में है। इसी तरह धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित हो जाता है, यानी धर्म जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये 9वां शिलालेख कहता है। इसी तरह सारे शिलालेख में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, बाकी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि 14 शिलालेख में क्या क्या था, बहुत लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, या फिर शिलालेख क्या होता है ये कंफ्यूजन में होते हैं, या फिर शिलालेख में क्या लिखा था और उसका क्या मतलब है, इस कंफ्यूजन में होते हैं। तो इसलिए मैंने ये सब चीज बताया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बस ये वाला जो है, यही है कि कितना शिलालेख था, कितना स्थान से प्राप्त हुआ था और किस किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको अभी मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। दीर्घ शिलालेख जो थे, 14 दीर्घ शिलालेख जो थे, उसका अभी फिलहाल अवस्थिति कहां है, उसका हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जो गिरनार का जो दीर्घ शिलालेख था, ठीक है, वो आपको जूनागढ़ गुजरात में है, ठीक है। शहबाजगढ़ी जो कि आपका पेशावर पाकिस्तान में है, धौली जो कि आपका पूरी उड़ीसा में है, जोगढ़ जो कि आपका गंजम उड़ीसा में है, कलासी या कालसी देहरादून उत्तराखंड में मिलेगा आपको, सोपारा जो है वो ठाणे महाराष्ट्र में मिलेगा, मानसेहरा जो है आपका हाजरा पाकिस्तान में मिलेगा, और एरगुड़ी जो आपका करनूल आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कंधार जो है वो आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, और सन्नति जो कि आपका गुलबर्गा कर्नाटक में मिलेगा। तो ये आपका 14 दीर्घ शिलालेख जो है उसका प्राप्ति स्थल और उसका अवस्थिति के बारे में बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
आप यहाँ पे याद कर लीजिए, गिरनार जो है वो जूनागढ़ में मिलेगा। हालांकि देखिए आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि 3-4 एक बार में पूछा जाएगा, आपको गिरनार पूछा जाएगा, उसकी अवस्थिति कहाँ है वो पूछा जाएगा। तो देखिए गिरनार तो आपको पता ही है, ये गुजरात में है। शहबाजगढ़ी आपको याद करना होगा क्योंकि ये पेशावर पाकिस्तान में है। धौली आपको पता होगा, बहुत फेमस जगह है उड़ीसा का। जोगढ़, ये भी आपका गंजम उड़ीसा का बहुत फेमस जगह है, ठीक है। आगे आपका कलासी हो गया जो कि आपका देहरादून, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा आपका नाम जो है वो परिचित नहीं होगा, ठीक है। सोपारा, ये नाम आप भली भांति परिचित होंगे, ठाणे महाराष्ट्र का है। मनसेरा जो है आपका हाजरा पाकिस्तान में। देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इधर टिक कर दे रहा हूं जो जो आपको इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एरगुड़ी जो आपका कर्नूल आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंधार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सन्नति गुलबर्ग कर्नाटका। तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट गिरनार हो गया, धौली हो गया, कलासी हो गया, और आपका यहाँ पे मनसेहरा हो गया, और एरगुड़ी हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे है 14 दीर्घ शिलालेख। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा और ये आपको याद हो जाना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 13वें शिलालेख जो थे, जो आपका 13वां शिलालेख था, उसमें आपका कुछ यवन राजा का वहां पे जिक्र मिलता है। तो कौन कौन सा जिक्र, कौन कौन सा देश का राजा था और राजा का नाम क्या था, यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे एक सीरिया वाला इंपॉर्टेंट है और एक मिस्र वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस्र में आपको टॉलमी फिलाडेल्फिस द्वितीय, और सीरिया जो है वो आपका एंटीयोकस द्वितीय। ये दो चीज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। मैंने ये सब इसलिए डाल दिया है कि अगर मान लीजिए आपको ज्यादा पढ़ना हो, ज्यादा आप सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, तो आप ये सब देख लीजिएगा। लेकिन आपका एग्जाम में जो आपका लेवल का एग्जाम होने जा रहा है, ये और ये पूछ ले, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन की इकाई। ये आपका एग्जाम में पूछने लायक सवाल यहां से हो सकता है। देखिए सबसे पहले मौर्य प्रशासन की इकाई क्या होती है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। सॉरी। देखिए कोई भी प्रशासन जो होता है वो, जैसे आज के जमाने में भारत अगर हम लोग बोले उसका प्रशासनिक ढांचा क्या है, तो अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो सबसे पहले हमारा केंद्र आ जाता है, ठीक है, दिल्ली। उससे बाहर का अगर प्रशासनिक ढांचा बात करें तो केंद्र किस पे अधिकार करता है, या किस पे शासन करता है या प्रशासन करता है, तो राज्य आ जाता है, ठीक है। ये केंद्र किसका है, तो ये देश का है, ठीक है। तो देश सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई हो गया। फिर राज्य आ गया। राज्य के बाद हम लोग जानते हैं कि अनुमंडल होता है, प्रमंडल होता है, ठीक है। अगर प्रमंडल बात करें, ठीक है। उसके बाद जिला आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लॉक आता है, बहुत सारा, उसका पंचायत आता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये एक प्रशासनिक ढांचा बन जाता है। उसी प्रकार उस समय यानी मौर्य प्रशासन में किस प्रकार की इकाई चलती थी वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो साम्राज्य, जैसे मौर्य साम्राज्य या फिर मगध साम्राज्य, मान लीजिए एक बड़ा सा साम्राज्य है, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या आता है, तो प्रांत, उसके अंतर्गत मंडल, उसके अंतर्गत आहार या फिर विषय, उसके अंतर्गत स्थानीय, उसके अंतर्गत द्रोणमुख, फिर खरवाटिक, फिर संग्रहण, और लास्ट में ग्राम। देखिए प्रांत, सबसे पहले साम्राज्य, प्रांत, मंडल, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवाटिक, संग्रहण और ग्राम। तो आपको ये जो है याद रखना है। इसकी विशेषता क्या थी ये आप देख सकते हैं। प्रांत जो है वो उपराजा के द्वारा नियंत्रित होता था, साम्राज्य तो राजा के द्वारा नियंत्रित होगा और मंत्री के द्वारा होगा, ठीक है। उपराजा के द्वारा नियंत्रित होगा प्रांत। मंडल का जो नियंत्रण करता था या फिर इसके लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, क्या कहते थे इसको, प्रदेष्टा, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, प्रदेष्टा। साम्राज्य राजा अथवा मंत्री, प्रांत जो है उपराजा, मंडल प्रदेष्टा, आहार या विषय जो है वो विषयपति, स्थानीय जो है वो, इसका विशेषता क्या होता था, 800 गांव का एक समूह होता था। द्रोणमुक्त होता था 400 गांव का समूह, और खरवाटिक जो होता था वो 200 गांव का समूह होता था, और संग्रहण जो होता था वो 10 गांव का समूह होता था, और सबसे छोटा इकाई क्या होता था, ग्राम। अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि मौर्य प्रशासन इकाई में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो आपको याद रखना है ग्राम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मंडल जो प्रशासनिक इकाई थी मौर्य साम्राज्य की, उसको कौन नियंत्रित करता था, तो प्रदेष्टा, ठीक है। आहार या विषय को कौन नियंत्रित करता था, तो विषयपति। तो इस प्रकार से आपको सवाल यहां पे पूछा जाएगा। तो आपको इसी तरह से याद रखना है, आपको इसको अपने अकॉर्डिंग सजा लेना है, जिस तरह से भी आपको याद होता है ये आपको याद कर लेना है। इधर आपका अगर याद नहीं भी होता है कंप्लीटली, बस आपको ये भी याद हो जाता है, तो भी आपका इस स्लाइड से एक क्वेश्चन फिक्स है।
मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है, ये उतना ज्यादा, अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात करें तो आपको ये चीज याद रखना ही रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में जो प्रमुख अधिकारी थे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे फिनांस मिनिस्टर होता है ना, फिर फूड, मान लीजिए खाद्य मंत्री होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एमएसएमई का अलग मंत्री होता है, कोयला विशेषज्ञ अलग मंत्री होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग मंत्री होता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार उस समय पे अलग अलग अधिकारी थे, अलग अलग पदाधिकारी थे, जिसको अलग अलग काम में मिला था। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीता अध्यक्ष। सीता से आप बोल सकते हैं, ठीक है, कृषि से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपको मैं याद करने का आपको टेक्निक बताता हूँ। देखिए, सीता से आप कृषि याद कर सकते हैं, क्योंकि सीता माता का जन्म कृषि के द्वारा हुआ था। जब जनक जो है कृषि कर रहे थे, आप लोग ये कहानी सुने होंगे, तो सीता माता वहां पे मिली थी। तो ये कृषि से रिलेटेड हो गया। तो कृषि का विभाग कौन है? तो सीता अध्यक्ष हो गया, सॉरी। ठीक है। उसके बाद आपका विविता अध्यक्ष, जो आपका विविता को देखे, यानी चारागाह या फिर पशु, ठीक है। तो विविता अध्यक्ष कौन है? जो आपका चारागाह को देखे या पशुओं को देखे। फिर सूनाध्यक्ष, जो आपका बूचड़ खाने का कहने का अर्थ है जहां पे आपका मांस मछली जो कटता है वो बूचड़ खाना हो गया। तो उसका जो अध्यक्ष होगा वो सूनाध्यक्ष होगा। पांड्या अध्यक्ष होगा जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होगा। और पोतवाध्यक्ष होगा जो माप तौल का अध्यक्ष होगा। लक्षणाध्यक्ष होगा जो टकसाल, यानी कि जहां पे सिक्के बनते हैं, ठीक है, तो वहां का जो अध्यक्ष होगा उसको लक्षणाध्यक्ष बोलेंगे। उसके बाद फिर अकाराध्यक्ष होगा जो खान विभाग का अध्यक्ष होगा। तो आपको ये नाम यहां पे देख लीजिए। कुप्याध्यक्ष जो आपका सॉरी, कुप्याध्यक्ष जो होगा वो वन विभाग का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो यहां पे ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, और किस विभाग के अध्यक्ष है आपको वो याद रखना है। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखेंगे कि कुछ और मंत्रियों का, या फिर जो नगर के सेवक थे, या फिर नगर में जो तैनात सिपाही थे, उनका अलग अलग नाम यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका उनका अपना अपना काम था, उनका अपना अपना विभाग था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रधानमंत्री थे, जैसे कि आज के समय में जो प्रधानमंत्री होता है उसे क्या कहते थे? तो उस समय पुरोहित कहते थे। आज का जो युवराज है वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता जो था वो राजस्व मंत्री हुआ करता था। और संघनिदाता जो था वो कोषाध्यक्ष हुआ करता था। सेनापति सैन्य मंत्री हुआ करता था। और प्रदेष्टा जो है वो फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश हुआ करता था। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया एक प्रदेष्टा, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट है समाहर्ता कौन है? तो राजस्व मंत्री है। व्यवहारिका जो है वो दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश हुआ करता था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो व्यवहारिका। उसके बाद दंडपाल जो सैन्य संस्थान को एकत्रित करता था, यानी जो दंडपाल होता था वो सैन्य जो सैनिक होते थे उसके जितने भी संसाधन होते थे उनको वो एकत्रित करके रखता था। कहने का मतलब है जो स्टोर रूम हुआ करता था उसका, उसी का वो नियंत्रण करता था दंडपाल, ठीक है। तो दंडपाल क्या हो गया? सैन्य संसाधन को एकत्रित करने वाला। अंतपाल कौन है? जो सीमांत प्रदेशों को दुर्ग की देखभाल करने वाला, यानी कि जो मान लीजिए ये साम्राज्य है और सीमांत प्रदेश कहने का मतलब ये केंद्र है, तो यहां से मान लीजिए दूर जो सबसे ज्यादा प्रदेश है, यहाँ पे जो दुर्ग होगा, दुर्ग कहने का मतलब है कि एक ऐसा भवन जहां से आप शत्रु को वहां पे फाइट करते हैं या शत्रु को वहां पे रोकते हैं। तो यहाँ का जो रक्षा करता था या फिर यहाँ का जो देख रेख करता था उसको अंतपाल कहते हैं। तो यहाँ से आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, अंत मतलब जो सबसे दूर, जो सबसे लास्ट, तो अंत जो होगा वही सीमांत प्रदेशों के दुर्ग का देखभाल करेगा। उसके बाद कामांतिक जो उद्योग मंत्री हुआ करता था। दुर्गपाल तो हमने अभी देखा। दुर्गपाल क्या होता था? तो देश के भीतर, सॉरी देख लीजिए यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। एक अंतपाल है और एक दुर्गपाल है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन आपका यही दो में ज्यादा घुमाता है। अंतपाल क्या हो गया? जो दूर केंद्र से जो दूर जो सीमांत प्रदेश है वहां पे जो दुर्ग होगा वहां उसका देखभाल करेगा। और अंतपाल सॉरी दुर्गपाल क्या हो गया? जो देश के भीतर जो दुर्ग है उसका देखभाल करेगा। समझ में आ गया? यानी कि अंतपाल अंतिम बिंदु
ठीक है, और दुर्गपाल वो केवल दुर्ग। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है, इसमें आपका क्लियर हो गया। आगे देख लीजिए नगरक। नगरक का क्या अर्थ होता है? जो नगरों की व्यवस्था जो है उसका प्रमुख होता है। प्रशासता जो होता है वो राजकीय दस्तावेजों का सुरक्षित करने वाला होता है। प्रशासता कहने का मतलब है कि जो भी राजकीय दस्तावेज होंगे, जितने भी लिखा पढ़ी का सामान होगा या फिर जितना भी पेपर होगा, उसको सही तरीके से रखना, उसको संजो के रखना, उसको एकत्रित करके रखना किसका काम है? तो प्रशासता का काम है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, दोवारिक। दोवारिक जो है राजप्रसादों का अधिकारी होता है। अंतःवर्षिक ये राजा का निजी अंगरक्षक होता है। सॉरी। और आटविक ये वन विभाग का प्रमुख। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो मंत्री परिषद का प्रमुख होगा। नायक जो होगा वो सेना का संचालन करता होगा। तो देखिए यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? समाहर्ता मैंने बताया, प्रदेष्टा बताया, ठीक है, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, प्रशासता और आटविक। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। ठीक है। तो आप ये सब याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जितना मैंने टिक किया था उसको विशेष रूप से याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य या उसके बाद में क्या क्या प्रमुख कर हुआ करते थे जो राजा जो है वो नागरिकों से लेते थे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बलि, जो कि आपका धार्मिक कर हुआ करता था। ठीक है, बलि कहने का मतलब है ऐसा नहीं था कि आज के टाइम पे बलि यानी कि किसी को कोई जानवर मार देना या कोई पशु का हत्या करना, वो बलि नहीं। बलि के रूप में जरूरी नहीं है कि कोई हत्या ही हो, ठीक है, या पशु बलि हो, ये जरूरी नहीं है। बलि नाम था कर का। ठीक है, और बलि के रूप में आप कुछ भी दे सकते थे उस समय। अगर अन्न हो गया या फिर कोई जमीन भूमि का टुकड़ा या वस्त्र या फिर कुछ भी, ठीक है, बलि सिर्फ एक नाम है, कर का नाम है। ठीक है, तो आप इस चीज से कंफ्यूज ना होंगे। तो बलि क्या था? तो धार्मिक उपकर था। आपको ये याद रखना है बलि क्या है। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि आज के समय में धार्मिक जो हिंदू धर्म में ज्यादातर जो बलि होती है, जितने भी पूजा, अगर हम लोग झारखंड की बात करें खास करके, तो मनसा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, सब पूजा में हम लोग बलि करते हैं। तो एक तरह से धार्मिक उपकर है ये बलि, ये हम लोग को याद करने में ज्यादा टेंशन नहीं है। प्रणय क्या है? तो आपातकालीन कर है। मान लीजिए किसी प्रकार का आपातकाल आ जाता है तो उस समय जो कर लिया जाता है वो प्रणय होता है। हिरण्य क्या है? तो ये नगद कर होता था। नगद कर कहने का मतलब है कि आपको कैश में पैसा मिलता, जो उस समय मान लीजिए मुद्राएं चलती थी, स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, ठीक है, तो वो आपको कैश में देना पड़ता था। यानी कि आप ना भूमि में दे सकते हैं, ना अन्न में दे सकते हैं, ना किसी और वस्तु के रूप में दे सकते हैं। विष्टि क्या होता था? तो बेगार होता था। तो विष्टि एक कर का नाम है जो कि बेगार कर होता था, यानी कि अगर आप बेगार हैं तो आपको ये कर देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो मान लीजिए कोई काम कर रहा है व्यक्ति, मान लीजिए उसका एनुअल तनख्वाह 2000 रुपया है, ठीक है, तो इससे आपका फिक्स था कि 10% आपको देना है, तो ये बेगार हो गया। ठीक है, ये आपको राजा को देना है। ये कोई मतलब का नहीं है, बस बिना मतलब का आपको इतना देना ही देना है। ठीक है, तो ये बेगार हो गया, जो आज के टाइम पे आप लोग देखे होंगे। ठीक है, कर व्यवस्था हमारा भारत का, तो उसमें भी इस तरह का बेगार हम लोग देना पड़ता है। आगे उदयक भाग था जो कि सिंचाई का कर था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उदयक, उदयक भाग जो कि आपका सिंचाई कर है। ठीक है। गुल्मदेयक, गुल्मदेय जो कि आपका सैनिकों का शुल्क हुआ करता था। और पिंड कर जो कि आपका गांव पर कर होता था, मतलब हर गांव जो है वो सामूहिक रूप में कर संयोजित करके राजा को देता था, उसको क्या कहते थे? पिंड कर कहते थे। और एक कर और होता था जिसको भाग कहते थे, जो कि आपका भूमि कर होता था। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इतना भूमि है तो उसमें से आपको इतना जो है राजा को देना है। ठीक है, वो निश्चित कुछ पैमाना होता होगा, उसी से आपको राजा को पे करना पड़ता था, उसी को भाग करते हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार का जो कर है वो आपको देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य और उत्तर मौर्य काल में। ठीक है, देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद क्या होता है कि एक तरह से जो आपका उत्तर भारत है वहां पे अब विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाता है, विदेशों का शासन शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करेंगे, संगम युग की बात करेंगे, जहां पे उस समय दक्षिण भारत में क्या राजनीतिक स्थिति चल रही थी उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संगम युग में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होता है। तो सबसे पहले आपका
3 राज्य, कौन कौन सा? तो चोल, चेर और पांडे का राज्य जो है वो आपका, यानी कि अगर हम लोग आज के समय में बात करें, ठीक है, तो ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, या फिर लगभग तमिलनाडु का मान के चलिए, ये वाला एरिया जो है ये आपका पूरा है ना, और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का भी एरिया अगर हम लोग जोड़ लें, ठीक है, तो ये वाला एरिया है उस समय चोल, चेर और पांडे का, और इसी एरिया में संगम युग का जो है स्थापना हुआ था, या संगम काल, इसी एरिया को जो संगम युग में कुछ कुछ संगतियां हुई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि संगम युग क्यों नाम पड़ा। तो संगम युग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सॉरी, जो मैंने चित्र बताया उस एरिया में बहुत सारे दूर दूर से ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनियों और साधु संतों का आगमन हुआ था, और एक जगह सम्मिलित होकर कई ग्रंथों की रचना की गई थी, है ना, कई विषयों पे चर्चा की गई थी, वाद विवाद हुआ था, और यह काफी लंबा चला था, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा 3 बार जो है इस तरह का संगम का आयोजन हुआ था, ठीक है। हालांकि ये जो संगम का आयोजन की बात है ये कहीं ना कहीं साक्ष्यों पर आधारित है, लिखित साक्ष्यों पर आधारित है, जो कि पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन हम लोग इसको मानते हैं क्योंकि तमिल कुछ ग्रंथों में ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला जो संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो साक्ष्यों के अनुसार क्या हुआ था, मदुरै में इसका सबसे पहला संगम माना जाता है। और किसके द्वारा, तो देखिए इसका अध्यक्ष कौन था, तो अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अगस्त्य ऋषि हमारे धार्मिक या हिंदू धर्म में एक बहुत महान ऋषि थे, ठीक है। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार पूरा समुद्र ही सुखा दिया था, ठीक है, हिंदू पौराणिक गाथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत को इन्होंने झुकाया था अपने सामने, ठीक है। तो ये सब आपका पौराणिक गाथाओं में ऐसा प्रचलित है, ऐसा लिखा गया है। और कहीं ना कहीं ये जो संगम का जो काल है ये भी पुरानी जितनी ग्रंथ है उसी से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो संकलन हुआ था, संकलन कहने का मतलब है कि जब ये संगम हुआ वहां पे ऋषि मुनिया जितने आए थे वो बैठे और वाद विवाद हुआ, तो इसमें जो संकलन हुआ या कोई एक किताब उताब का जो निर्माण हुआ, तो इसमें अभी एक भी जो है ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि ये इतना ज्यादा प्रामाणिकता या फिर विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। दूसरा जो संगम हुआ था ये कपाटपुरम में होता है, जो कि आपका फिर से इसका अध्यक्ष कौन माना जाता है, अगस्त्य ऋषि। और तोल्काप्पियर जो है इसका अध्यक्ष माना जाता है। और एकमात्र ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम, जो कि आपका तोल्काप्पियर जो लिखते हैं, ठीक है, इसका लिखने वाला कौन है, तो तोल्काप्पियम, ठीक है। तो इनके द्वारा ये ग्रंथ का संकलन किया गया है, तोल्काप्पियर के द्वारा, तोल्काप्पियम। तो एकमात्र ग्रंथ जो है वो द्वितीय संगम में यहां पे संकलित किया गया था, और इसका अवशेष आज भी हमें प्राप्त होता है। तृतीय संगम जो होता है वो आपका मदुरै में फिर से होता है, तीसरा संगम। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो नक्कीकर होता है, नक्कीकर, ठीक है, नक्कीकर इनके अध्यक्ष होते हैं। और इस समय बहुत सारे ग्रंथों का संकलन किया गया था, और बहुत सारे संकलन जो ग्रंथ है वो उपलब्ध भी है, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं जो ये 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांडे, या फिर कहें तो दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था या राज्य था, उसका प्रशासनिक विभाजन कैसा था, उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लीजिए। सबसे बड़ा जो प्रशासनिक ढांचा था, जैसे कि हम लोग उसमें देखे थे साम्राज्य था, यहाँ पे मंडलम आ जाता है। मंडलम का अर्थ क्या होता है, तो प्रांत, ठीक है। और मंडलम के बाद जो छोटा जो ढांचा होता है वो होता है कोट्टम अथवा वलनाडु, जिसे कमिश्नरी भी कहा जाता है। आज के टाइम पे अगर हम लोग कमिश्नरी की बात करें, कमिश्नरेट की बात करें, तो उसे क्या कहते हैं, कोट्टम या फिर वलनाडु। और जिला जो आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं उसे उस समय नाडु कहा जाता था। और ग्राम संघ यानी कि अगर छोटा छोटा गांव का आज हम लोग पंचायत की जो बात करते हैं उसे यहाँ पे कुर्रम कहते हैं। और सबसे छोटा जो इकाई था वो ग्राम सभा था। तो यहाँ पे आपका फिर से प्रशासनिक विभाजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रशासनिक विभाजन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा इकाई कौन सा है, फिर से वही ग्राम सभा। या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि जिला को क्या कहा जाता था, तो नाडु, ठीक है। और ग्राम संघ को क्या कहा जाता था, तो कुर्रम, ठीक है। कमिश्नरी को क्या कहा जाता था, तो कोट्टम या फिर वलनाडु। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए।
संगम युग के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उसके लेखक यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, जो कि आपका द्वितीय संगम में क्या था, तोल्काप्पियम, जो कि तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया था। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, और उसका लेखक कौन है, तो तोल्काप्पियर। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, आपको ये सारा ग्रंथ और इसके लेखक को याद कर लेना है। मैं आपको बता देता हूं, कुरल, जो कि आपका तिरुवल्लुवर ने लिखा था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कुरल किसने लिखा था, तो तिरुवल्लुवर ने लिखा था। फिर आपका शिलापादिकरम है, जो कि आपका इंग्लो आंडिगल ने लिखा था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मणिमेखला, ये आपका इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे शीतले संतनार ने लिखा था, ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मणिमेखला, ठीक है। आपका तमिल ग्रंथ में इसे बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, मणिमेखला और तोल्काप्पियम, ठीक है। एक और यहाँ पे ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, जो कि आपका तिरुत्कदेवर जी ने लिखा था, ठीक है। तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपका यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या क्या, तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियर द्वारा, और मणिमेखला आपका शीतले सतनार द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे गुप्त वंश। तो हम लोग फिर से अब हम लोग दोबारा उत्तर भारत की राजनीति में आते हैं, और मौर्य वंश के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली या फिर राजनीतिक परिदृश्य क्या रहे, उसके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां के बाद इतिहास में सिर्फ क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपका ज्यादा फैक्ट नहीं आता है, ज्यादा कहानियां आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे भी मैंने आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी दे दिया है कि गुप्त शासक में सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन कौन था। आपको इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है, किसी भी हालत में आपको ये ऑर्डर नहीं भूलना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो है गुप्त वंश का शासन कब से कब तक चला था, तो 275 से 550 ईस्वी तक चला था, और इसके जो स्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। बाद में इसमें घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, काच, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, फिर पुरुगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त और विष्णुगुप्त आते हैं। तो यहाँ का अंतिम शासक कौन हो गया, तो विष्णुगुप्त हो गया। प्रथम शासक कौन हो गया, तो श्रीगुप्त हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट शासक आपको किसके किसके बारे में पढ़ना है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा बहुत आपको स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 शासक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे और इसी को देखेंगे। क्वेश्चन आपका जो संभावना है इसी से है, ठीक है। देखिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि सोने का सिक्का जो जारी करने वाला जो सबसे पहला शासक था, कौन था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी किया गया था, ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे इतिहास में तो कुषाण वंश के, ठीक है, कुषाण वंश के कनिष्क ने भी बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा का, ठीक है, सोने के सिक्के को जारी किया था, ठीक है। लेकिन यह सबसे ज्यादा शुद्ध, ठीक है, सबसे ज्यादा शुद्ध और सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का जारी करने के लिए प्रचलित है, और चंद्रगुप्त या फिर गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी करने के लिए यह प्रचलित है। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो आपको कुषाण वंश का बात करना है, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर किसी शासक के बारे में बात किया जाएगा तो कनिष्क के बारे में बात करना है, और अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी कौन किया, तो आपको बात करना है गुप्त शासक के बारे में या फिर गुप्त काल के बारे में। इसका जो सोना का सिक्का हुआ करता था उसको दिनार कहते थे, ठीक है। और एक सेकंड, और ये भी अपनी शुद्धता के लिए मशहूर था, लेकिन ज्यादा शुद्ध कौन, या फिर इतिहास में सबसे ज्यादा शुद्ध सोना सिक्का जारी करने के लिए कौन प्रचलित है, तो कनिष्क प्रचलित है, ठीक है। तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है, तो सोना का सिक्का सबसे ज्यादा जारी कौन करता है, तो गुप्त शासक, आपका प्रथम जो गुप्त शासक था श्रीगुप्त, वो, ठीक है। गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। जैसे हम लोग शक संवत जानते हैं, विक्रम संवत जानते हैं, उसी प्रकार गुप्त संवत जो था वो 319 ईस्वी। देखिए 319, ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है गुप्त संवत कब से शुरू किया गया, तो 319 ईस्वी से, ठीक है। तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम से आपको ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट शासक बताया था उसमें समुद्रगुप्त भी था, आपको याद होगा।
आप चाहें तो इसका शासन काल याद रख सकते हैं, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी, ठीक है। इसी के जन्म से या फिर इसी के शासन काल से 319 से ही आपका यहाँ पे गुप्त संवत भी शुरू होता है। अगर हम लोग बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ को सफलतापूर्वक किया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, लवकुश कांड जो है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे लवकुश जो है वो यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक लड़ाई होती है, युद्ध होती है, ठीक है। तो खैर वो रामायण की बात हो गई। यज्ञ वही है, मतलब वही है, ठीक है, बस यहाँ पे समुद्रगुप्त के द्वारा ये यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं होगा, मैं बता देता हूं। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि जो राजा ये सफलतापूर्वक कर लेता है, इसका मतलब जहां जहां तक ये यज्ञ का घोड़ा जाएगा वहां वहां तक इसका कोई दुश्मन या फिर कोई ओपोनेंट खड़ा नहीं होगा। तो इन्होंने पहली बार अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके अलावा अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। तो अश्वमेध का जो यज्ञ हुआ था उसके बाद इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे बहुत बड़े मात्रा में। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि ये अपने युद्ध नीति या फिर अपने प्रशासनिक नीतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित थे। किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को विजयों का उल्लेख किया गया है। मतलब देखिए, हरिसेन जो थे इनके दरबारी लेखक हुआ करते थे, जिन्होंने इनके प्रयाग प्रशस्ति एक बुक था जिसमें समुद्रगुप्त का जो जितना भी लड़ाई हुआ, जितना भी वो विजय यात्रा अपना किए थे, उसके बारे में यहाँ पे पूरा पूरा जानकारी मिलता है। तो किससे मिलता है आपको? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है, हरिसेन, ठीक है। ये कवि हो गया या फिर लेखक हो गया, ठीक है, या लेखक। इसकी रचना क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। और आपको ये कवि का भी नाम याद रखना है या लेखक का भी नाम याद रखना है। इससे क्या प्राप्त होता है? तो समुद्रगुप्त की विजय, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखना है समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो कि आपका इतिहास में विक्रमादित्य के उपाधि लेकर वो बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने प्रतापी जो जितना ज्यादा वो युद्ध किए थे या फिर उनका जो इतिहास में योगदान है उसके हिसाब से उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ठीक है। इन्हीं के जीवन काल में या फिर इन्हीं के शासन काल में चीनी एक यात्री आते हैं जिनका फाहियान नाम होता है, ठीक है। इन्होंने रजत सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक ये हुए। रजत सिक्का कहने का मतलब है कि सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का सबसे पहला सिक्का कौन जारी करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जारी करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सोना का सिक्का तो आपको पता चल गया, चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने देखा चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का सबसे पहले जारी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने सिल्वर यानी चांदी का सिक्का सबसे पहले जारी किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या था कि 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न कहने का मतलब है कि टोटल 9 इनका अपना सेवक हुआ करता था या फिर 9 इनका अधिकारी हुआ करता था। और ये 9 अधिकारी जो है इनकी 9 अलग अलग विशेषताएं थी और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या इसमें था? तो देखिए, सबसे पहले कालिदास जो थे, आपको पता होगा कालिदास एक कवि थे या लेखक थे। इनकी रचनाओं के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक धन्वंतरी थे जो कि आपका चिकित्सक थे, ठीक है। तो एक पोएट, एक डॉक्टर, एक शंकु नाम के व्यक्ति थे जो कि आपका वास्तुकार थे। वास्तुकार कहने का मतलब है जो घर वर का जो डिजाइन वगैरह बनाता है, ठीक है, तो उसको वास्तुकार कहते हैं। तो शंकु नाम का एक व्यक्ति था जो वास्तुकार था, डिजाइनर था, ठीक है। वरामिहिर थे जो कि आपका खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी थे। इनके बारे में कौन नहीं जान रहा आज? एस्ट्रोलॉजी तो आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है ना। एस्ट्रोलॉजिकल जो हम लोग मान्यता रखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पे है, ठीक है। और अभी तो एस्ट्रोलॉजी
मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है, आप लोग देखे होंगे, है ना। पहला कन्वर्सेशन फ्री होता है एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में, तो आप लोग ये सब भी जानते हैं। खैर, घटकर पर ये जो है ये कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में, जैसे आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो जो विदेशी मुद्दा होता है, ठीक है, जो आपका फॉरेन मिनिस्टर होता है, ठीक है, तो वो जाते हैं किसी कोई एक मुद्दे पे बात करने के लिए, तो वहां पे कोई सीधा बात नहीं होता है, वहां पे हम लोग मतलब एक के ऊपर एक गेम खेलते हैं, तो उसी को कूटनीतिज्ञ कहते हैं, ठीक है। फिर एक बेताल भट्ट था जो कि जादूगर था, अमर सिंह था जो कि कोशकार था, और एक छपनक जो कि आपका एक ज्योतिषी था, और वर रुचि था जो एक व्याकरणक था, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9 इनका दरबारी नवरत्न था, दरबार में 9 अधिकारी थे जिनके माध्यम से ये अपना शासन चलाते थे। आगे हम लोग देखेंगे जो गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख क्या क्या थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो कहाँ कहाँ मिले थे, ठीक है। तो कुमार गुप्त के काल में आपको यहाँ पे कुछ अभिलेखों के बारे में कहा गया है, स्कंद गुप्त काल में भी कुछ अभिलेख है, और यहाँ पे आपको फिर जो प्रशासनिक इकाई थी गुप्त साम्राज्य की वो आपको देखना है। इसके अलावा जो आपका किस प्रकार का सिक्का चलता था वो भी आपको यहाँ पे एक एक करके देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका अभिलेख के बारे में बात करें तो अभिलेख इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ज़्यादा अभिलेख, अगर आपसे अभिलेख से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांस है कि अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया है कि आप में से बहुत कोई ऐसे इच्छुक व्यक्ति होंगे या फिर जागरूक व्यक्ति होंगे जो इसको भी याद करना चाहेंगे, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ डाल दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे गुप्तकालीन गुप्त काल का प्रशासनिक इकाई, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपका देखिए प्रांत को क्या कहा जाता है तो मुक्ति या फिर भोग, जिला को क्या कहा जाता है विषय, और नगर को कहा जाता है विधि, और गांव को कहा जाता है ग्राम, ठीक है। तो फिर से वही बात आ जाता है, प्रांत, जिला, नगर, गांव। आपको ये वाला जो ढांचा है वो याद रखना है। देखिए, अगर हम ऐसे नॉर्मल बात करें तो हम पहले भी एक बार बता दिए, फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले देश आएगा, फिर राज्य आएगा, राज्य के बाद क्या आएगा तो जिला आएगा, और जिला के बाद क्या आएगा पंचायत आएगा, कहीं कहीं राज्य के बाद प्रमंडल आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ढांचा है ये तो आपको याद रखना ही है, और इसी के अनुसार जितना भी प्रशासनिक इकाई है सबको आपको वहां से याद हो जाएगा। यहां पे क्या है देखिए, प्रांत, प्रांत अगर हम राज्य को प्रांत का दर्जा दें तो प्रांत हो गया, फिर जिला हो गया, फिर नगर हो गया, फिर गांव हो गया। प्रांत को क्या कहते हैं भुक्ति या भोग, जिला को विषय, नगर को विधि, और गांव को यहाँ पे ग्राम कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और इसका प्रमुख कौन होता है, यानी कि प्रांत लेवल पे कौन उसको निर्णय लेता है या फिर कौन सा अधिकारी वहां पे उसको नियंत्रण करता है। तो देखिए, भुक्ति या भोग को कौन नियंत्रण करेगा तो उपरीत या फिर भोगपति। ये तो बहुत सिंपल है, भोग का भोगपति हो गया, ठीक है। विषय को विषयपति हो गया, और विधि का विधि महत्तर हो गया, और ग्राम का ग्रामिक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है ग्रामिक, क्योंकि ये आपका दिमाग में जल्दी आएगा नहीं, ठीक है, और मतलब इसको आप तुरंत गेस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये याद रखिएगा कि गुप्त काल में जो आपका प्रशासनिक इकाई है सबसे छोटा ग्राम हो गया, उसको नियंत्रण कौन करता है तो ग्रामिक नियंत्रण करता है, ठीक है। बाकी आप ये सब देख लीजिए, ये आपको याद आ भी जाएगा, ठीक है। आप 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे और उसको क्या कहा जाता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्वर्ण का जो सिक्का चलता था उसको दिनार कहते थे, चांदी का जो सिक्का चलता था उसको रूपक कहते थे, और तांबे का जो सिक्का चलता था उसको माशक कहते थे। देखिए, मैं आपको याद करवा देता हूं। स्वर्ण का सिक्का दिनार, ठीक, ये तो मैंने पहले ही बताया, स्वर्ण का सिक्का दिनार। चांदी, चांदी को रूपा भी कहा जाता है, ठीक है, तो चांदी का हो गया रूपक, ठीक है। और तांबा, तांबा का माशक। तो यहां पे आपका सोना का दिनार, चांदी का रूपक, और तांबा का माशक। तो ये 3 प्रकार का सिक्का चलता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार का सिक्का चलता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो सोना का सिक्का चलता था उसको क्या कहते थे, चांदी का सिक्का चलता था उसको क्या कहते थे, और तांबे का सिक्का चलता था उसको क्या कहते थे। तो ये सब तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे मटेरियल मिल गया है, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल में या गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल में कुछ
महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, उसकी कुछ रचनाएं हैं जिसको आपको याद रखना है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कालिदास, कालिदास का जो रचना है इससे क्वेश्चन लगभग जहां भी जीएस में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन होता है वहां इससे क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको खास करके यहां पे डाला है, आपको इसको एकदम याद कर ही लेना है, ठीक है। इसके कुछ कुछ काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, ठीक है, कुछ नाटक है, तो आपको इसको याद कर लेना है। उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट डाला है, इसमें है तो बहुत सारे, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जितने भी झारखंड बिहार का जो एसएससी होता है उससे जो मैंने देखा उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ये चीज सेट किया है। तो देखिए, कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, बस याद कर जाना है। क्या क्या है? रघुवंश, कालिदास का क्या है? रघुवंश, जो कि एक महाकाव्य है। ऋतु संहार, जो कि आपका खंड काव्य है। मेघदूत तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये एक खंड काव्य है, ये आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये याद है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी आपको याद होगा, जो कि नाटक है। और विक्रोमर्ष्य, विक्रोमर्ष्य जो है एक नाटक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जल्दी आपको संकेत भी नहीं मिलेगा और ना ही आप गेस कर पाएंगे, ठीक है। और मालवी कांगीमित्रम, मालवी कांगीमित्रम, ठीक है, ये वाला जो है ये नाटक आपको याद रखना है। कुमार संभव, ये महाकाव्य, ये आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये नाम उच्चारण करने में ही मतलब कितना भयानक लग रहा है, आप देख लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, बिहार एसएससी में भी पूछा हुआ है और झारखंड के जेएसएससी में भी एक बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम तो 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है। कुम्हार संभव भी एक बार पूछा हुआ है बिहार एसएससी में, तो इसलिए मैंने ये सब चीजों को यहाँ पे डाला है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है, तो ये नाम याद रखना है। और देखिए, आसान तो हो गया क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछा गया, मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा उसमें क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कालिदास का रचना नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि ये दिया हुआ था, 1 मिनट, ये तो 2-3 जगह दिया हुआ था और ये 2-3 जगह दिया हुआ था, ठीक है। और कोई 2 अलग दे देता है और 1 2 2 1 ऐसा ऑप्शन दे देता है। तो आपको ये वाला नाम याद रखना ही रखना है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ऋतु संहार किसका संग्रह है, तो आप कालिदास उत्तर करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको कालिदास का रचना क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ मंदिर जो कि आपका इंपॉर्टेंट मंदिर है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर के बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि यहाँ पे दिया गया है कि जो मंदिर निर्माण कला जो है वो गुप्त काल से ही शुरू होता है। हम लोगों ने अभी देखा कि वास्तुकार हुआ करता था, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा इनका एक वास्तुकार हुआ करता था। एक सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक वास्तुकार हुआ करता था, देखें, शंकु नाम का, ठीक है। तो शंकु का काम क्या है, तो ये अब तरह तरह का बिल्डिंग बनाएगा। तो बिल्डिंग क्या बनाएगा, ये मंदिर बनाना शुरू कर दिया। यहां से आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि गुप्त काल से ही आपका मंदिर का निर्माण भारत में शुरू हुआ था, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मंदिर निर्माण का कला जो है गुप्त काल से शुरू होता है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मंदिर है जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है जो कि आपका ललितपुर में है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भूमरा का मंदिर जो कि आपका नागौद मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि आपका पन्ना मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो कि आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि आपका महासंबंध छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिरें हैं जिसका ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे वर्धन वंश के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा वंश जो है जो बच गया, जिसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वही सब हम लोग देखेंगे क्योंकि लगभग आपका यहाँ पे प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है, ठीक है। ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस थोड़ा थोड़ा करके पार कर दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाएगा। जो आपका इंपॉर्टेंट था वो आपका उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, उसके बाद आपका जो धार्मिक परिवर्तन हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद फिर आपका जो वंश शुरू होता है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है। तो आपका जो वंश का जो क्रोनोलॉजी वहां तक आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, संगम साहित्य से आपका जो मैंने साहित्य बताया था वो इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको क्वेश्चन एक आध पूछा जा सकता है, ठीक है। संगम काल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो आपका गुप्त जो मैंने क्रोनोलॉजी बताई थी, हरियक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, वहां से पहले जितना भी था वहां तक आपका प्राचीन इतिहास में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप ही देखिए ना, मान के चलिए इतिहास में 6 या 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपका प्राचीन इतिहास में 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं हम लोग, तो इतना बड़ा पोर्शन में आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं उत्तर वैदिक काल से पहले का
खास करके अगर शुरुआत की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और कुछ हद तक आपका ये जो मगध का जो वंश था वहीं तक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब बस आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर बाय चांस कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा ना हो कि आपका वो क्वेश्चन छूटे, इसलिए मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। तो आगे देखते हैं वर्धन वंश। देखिए इन वंशों की खासियत क्या है, आपको क्या याद रखना है, इसके संस्थापक को याद रखना है, ठीक है। यहां पे आपका संस्थापक पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा कि इनमें से ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए नरवर्धन, ठीक है, तो नरवर्धन किस वंश से ताल्लुक रखते हैं या किस वंश के हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कि हमने ट्रेंड देखा है जेएसएससी का, जिस प्रकार का ट्रेंड है उसी तरह से ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। राजवर्धन, ठीक है, किस वंश से ताल्लुक रखते हैं, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछा जा सकता है। या फिर आप क्या कीजिए सॉरी, ये क्रोनोलॉजी याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप याद रख सकते हैं तो ये सातों राजाओं का नाम याद रखिए और उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिए। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके बाद क्या आया, इसके बाद क्या आया, या ये इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं, 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे करके जो क्वेश्चन आता है वही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वर्धन वंश में आपको इतना ही देखिए काफी है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग हर्षवर्धन के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। शासनकाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, 606 से 647 ईस्वी तक। पिता का नाम क्या था, तो प्रभाकरण वर्धन था, प्रभाकर वर्धन। माता का नाम यशोमती। उपनाम क्या है, तो शिलादित्य, ये उपनाम शिलादित्य, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। उपाधि क्या मिली थी इसको, तो शकलोत्तर पथनाथ। इसकी चर्चा आपको ज्यादातर बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये वाला आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए शकलोत्तर पथनाथ, ठीक है। इसकी रचनाएं क्या थी हर्षवर्धन की, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर्षवर्धन की रचनाएं आपसे पूछ सकता है, जिसमें आपका क्या क्या हो गया, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज या फिर महोदयश्री, पहले जो कि थानेश्वर थी, ठीक है। तो कन्नौज का जो एरिया है वो आपका इसका राजधानी हो जाता है हर्षवर्धन का। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बस मैंने बताया इसकी रचनाएं हैं, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे हम लोग देखते हैं। एक अभिलेख है अहोल अभिलेख, उसके अनुसार क्या है कि हर्ष और पुलकेशिन जो है, पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, जिसको पुलकेशिन जिसमें जीत गया था, ठीक है। पुलकेशिन कौन है, तो पुलकेशिन विदेशी आक्रमणकारी था, ठीक है। और ये जो अहोल अभिलेख है इसके अनुसार ये इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशिन जो द्वितीय होता है वो विजयी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में पुलकेशिन और हर्ष के युद्ध की जिक्र की गई है, तो अहोल अभिलेख, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि जो चीनी यात्री हेन श्यांग है, ये आपका हर्षवर्धन के काल में आता है, हर्षवर्धन के दरबार में आता है, उनका दरबारी कवि भी बनता है, ठीक है। इनका यात्रा का अगर काल पूछा जाए तो 629 से 645 ईस्वी। इसका जो यात्रा था, इसका जो यात्रा में इन्होंने एक किताब लिखी और पूरा का पूरा यात्रा का विवरण दिया। उस विवरण का या फिर उस किताब का क्या नाम था, तो सीयूकी नाम का इसका ग्रंथ था। देखिए हेन सॉन्ग, इसको याद कैसे करना है, हेन सॉन्ग, सॉन्ग में क्या है, सॉन्ग है माने गाना, तो गाना हम लोग आते हैं ना सीयूकी, ठीक है। तो सीयूकी इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए। तो सॉन्ग एक गाना गा रहे हैं, तो कौन सा गाना गा रहे हैं, तो सीयूकी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं हैन सॉन्ग का कौन सा यात्रा विवरण है, तो सीयूकी। और ये हर्षवर्धन की राजधानी में आते हैं, कब आते हैं, तो 636 ईस्वी में। देख लीजिए ये ईस्वी आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, 636 ईस्वी। इसका यात्रा का विवरण का नाम क्या है, तो सीयूकी, ठीक है। और किसके राजधानी में आते हैं, तो हर्षवर्धन की राजधानी में, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश, ठीक। आगे हम लोग चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चालुक्य वंश फिर से वही मैंने बताया कि अब छोटा छोटा वंश है और उसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट है, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं देखना है, मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर ही रहा हूँ, तो आप लोग इसमें देख लेंगे। चालुक्य वंश जो है बदामी का चालुक्य वंश था, जिसमें दो इसका है ना भाग है, एक तो वेंगी का चालुक्य और एक कल्याणी का चालुक्य। तो जिसका संस्थापक कौन था,
तो वेंगी का संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है। और आपका जो कल्याणी का चालुक्य जो थे उसके संस्थापक जय सिंह थे, ठीक है। और हालांकि इसका जो वास्तविक संस्थापक है इसको पुलकेशन प्रथम कहा जाता है। ये वही पुलकेशन प्रथम है जो हम लोग यहाँ पे पुलकेशन द्वितीय जो देख रहे थे, जिसका लड़ाई हुआ था आपका अहुल अभिलेख में, जिसके बारे में चर्चा भी था, जिसका लड़ाई आपका हर्षवर्धन से था, ठीक है। तो उसी क्रम में जो पुलकेशन प्रथम था उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र है। वही इसके वास्तविक संस्थापक भी थे, चालुक्य बादामी के चालुक्य के कल्याणी वाले जो चालुक्य थे उसके धारा के, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना है, खुद से ही देख लेना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको संस्थापक का नाम याद रखना है और राजधानी याद रखना है। जैसे पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो सिंह वर्मा। कुछ इतिहासकार इसे बप्पदेव भी कहते हैं, ठीक है। राजधानी कहाँ है? तो कांची है। और अंतिम शासक कौन है? तो अपराजित वर्मन है। तो ये सब आपको देख लेना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं और क्वेश्चन इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। फिर आपका पल्लव शासक आ गया। पल्लव के कुछ शासक के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आपका जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब में उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना आप इधर दिमाग लगाएंगे उतना ही टाइम में आप उधर मौर्योत्तर काल धार्मिक जो परिवर्तन हुआ था, यानी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म तक अगर हम लोग वहां तक मान के चले तो उसको आप 4 बार पढ़ लेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन आपको प्राचीन इतिहास में 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, आपको उतना ही पढ़ना है, उधर ही से ज्यादा पढ़ना है। इधर से आपका क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलेगा, एक आध क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो आप इन सब चीज को एक बार थोरोली रीडिंग कर देंगे, ठीक है। ये आपको अपने से पढ़ लेना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अगर आप चोल वंश की बात करें, चोल वंश के कुछ यहाँ पे संस्थापक के बारे में दिया गया है। विजयालय है, अंतिम शासक यहाँ पे राजेंद्र तृतीय है और राजधानी इसका तंजावुर था, ठीक है। प्रमुख चोल शासक के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे देख लीजिए, ये वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ था ये गंगटोक चलपुरम में किया गया था। तो किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम। तो ये जो फैक्ट है, इस तरह का फैक्ट आपको नॉर्मली रट लेना है, छोटा छोटा चीज है, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, थोड़ा थोड़ा फैक्ट जो है वो आपको रट लेना है। चोल की प्रशासनिक विशेषताएं हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ समितियां हैं, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये 4 समितियां हैं जो चोल साम्राज्य की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बता देता हूं। देखिए, एक एरीवारियम है। एरीवारियम क्या होता है? तो तालाब समिति होता है। देखिए, आपका जो प्रशासनिक ढांचा होगा वो आपका भौगोलिक सीमा के अनुसार ही होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये चोल साम्राज्य पहले मैंने बताया कि ये ज्यादातर समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक है। तो एरीवारियम कहने का अर्थ है कि जो तालाब समिति है, तालाब समिति कहने का मतलब है जो जितने भी जल क्षेत्र है, ठीक है। तो जल क्षेत्र में जितना प्रोडक्शन होता है, चाहे मछली उत्पादन होता है या फिर व्यापार होता है, ठीक है, तो उन सब का देख रेख के लिए एक समिति होगा, वो होगा एरीवारियम, ठीक है। इसके अलावा उद्यान समिति, तो टोट्टुवारियम। उसके बाद उदासीन वारियम कौन है? तो विदेशियों की देखरेख हेतु उदासीन। तो विदेशी लोग हमेशा उदास होते हैं, याद रखना है ऐसे, ठीक है। विदेशी लोग हमेशा उदास होते हैं, उनके चेहरे में स्माइल हालांकि होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमको याद कैसे रखना है? विदेशियां हमेशा उदास होते हैं, तो उदासीन वारियम। स्वर्ण समिति कैसे याद रखना है? तो पौन वारियम, ठीक है। हम लोग झारखंड में पढ़े होंगे, जो वधु मूल्य पौन टका कहते हैं, ठीक है। तो पैसा सोने का, ठीक है। तो यहाँ पौन वारियम किससे हम लोग बात करते हैं? तो सोने की समिति, स्वर्ण समिति, जो सोने का व्यापार होता था या फिर सोना का सिक्का वगैरह बनता था या फिर सोने का संरक्षण होता था, उसके लिए जो समिति होती थी वो आपका पौन वारियम हो गया। तो आपको ये 4 समितियां याद रखनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं था इसलिए मैंने इस पर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था, ठीक है। आगे आपका यहाँ पे प्राचीन इतिहास खत्म होता है। देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें छूटी हैं, बहुत सारी चीजें जो है मैंने कवर की है, और जो छूटी है वो छूटना चाहिए भी था। कहने का मतलब है, देखिए, आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट अगर ऐसा है, ठीक है, और आपका जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का, उसमें आपको लगभग इतना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्शन है वो पूरा प्राचीन इतिहास से पढ़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही चुन चुन के टॉपिक्स डाले थे और बहुत ही ज्यादा चुनिंदा चीजें ही डाली थी जहां से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो इस जो पीडीएफ है या फिर ये जो स्लाइड है मैं सॉरी आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको फिर से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, यहाँ पे मैंने समझा दिया है, आपका सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। और एक बात देख लीजिए, अगर आप पूरा कवर करने जाइएगा तो आपको मान के चलिए 10 घंटा लगेगा, और 10 घंटे में आप इसको 4 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आपको सवाल बनाना है ना, ऊपर से आपका एमसीक्यू जैसा सवाल है, तो एमसीक्यू में आपको छोटा सा हिंट मिलेगा, आप कवर कर लेंगे।
तो आपको 10 घंटा में ये पूरा करने से अच्छा है कि आप 4 बार 10 घंटे में इसको पढ़ लें, ताकि अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन आता है तो आप 4 में से 3 क्वेश्चन जो है सही कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक बार पढ़ेंगे तो 4 में से 3 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप इसको 4 बार पढ़ेंगे तो 4 में से 4 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रणनीति के साथ सिविलियंस आपको जितना आपके साथ जरूरी है, जितना आपको एग्जाम में जरूरी है, आपको यहाँ पे दे रही है। आप हम चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में सफल हो जाएं। ठीक है, हम लोग इसीलिए आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, यहाँ फ्री क्लासेस दे रहे हैं, आपको पीपीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देखें। यहाँ पे आपका आज का प्राचीन इतिहास खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कोई और सब्जेक्ट शुरू करने का, इतिहास का जो मॉडर्न वाला है, ठीक है, और मिडाइवल। ठीक है, ये दोनों अभी बाकी रहेगा। आप लोग तब तक प्राचीन को आप अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कोई और सब्जेक्ट शुरू करें, क्योंकि हिस्ट्री हिस्ट्री करके एक मोनोटोमस माइंडसेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब कोई और एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ये जो है उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्राचीन इतिहास को बार बार पढ़ लीजिए। सिविलियंस टेस्ट सीरीज का भी प्रबंध कर दिया है, आप लोग टेस्ट सीरीज में भी जुड़िए। ठीक है, आप जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज में भी जुड़ सकते हैं। आप जो भी पढ़ेंगे आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को आकलन भी करेंगे। उससे आपको क्या होगा कि ये भी पता चलेगा कि आप किस पोर्शन में लैग कर रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और आपका क्वेश्चन कहाँ से छूट रहा है। तो आप इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िए। ठीक है, आप सिविलियंस के कॉन्टैक्ट नंबर में संपर्क कर सकते हैं, आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप टेस्ट सीरीज में मेरे हिसाब से तो जरूर से जरूर जुड़िए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा जरूरी है अपने आप को असेसमेंट करना। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो पढ़ाया गया है या जो पीपीटी दे रहे हैं उसके माध्यम से आप पढ़िए और अपने आप को आकलन करने के लिए ये टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।